हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड आइल्स एंड पीटी। आज का ये जो वीडियो है ये आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलरली है। और आइल्स में जब अपने राइटिंग टास्क 2 की एक सीरीज़ कंटिन्यू की थी कुछ समय पहले, तो कुछ रीजंस की वजह से उस सीरीज़ को बीच में रोकना पड़ा। हमने टास्क अचीवमेंट पढ़ा लेकिन उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन हम नहीं पढ़ पाए। तो आज से वो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आने वाले 2 या 3 दिन में हम पूरी सीरीज़ को फिनिश करेंगे। इस सीरीज में अभी हमें ये सीखना है कि हमें पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है, हमारा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, हमारी बॉडी पैराग्राफ्स कैसे डेवलप करने हैं, कैसे उनको पूरा कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल्स कहाँ पे देने, ऑब्वियसली ये सब भी सीखेंगे। किस किस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं, किस किस तरह की फॉर्मेशन, किस किस तरह की ग्रामेटिकल अरेंज हम इसमें शो कर सकते हैं। और फाइनली जो थर्ड पार्ट होगा, 3 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिए हैं और जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो अभी इस वीक में हम कंप्लीट करेंगे। फाइनल पार्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ दिस सीरीज। और आज के इस पार्ट में हम हमारी राइटिंग का टास्क 2 का जो पहला पैराग्राफ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, वो लिखना सीखेंगे। तो कैसे लिखते हैं उसको। तो चलिए कोई समय वेस्ट किए बिना सीधा अपने उसकी तरफ चलते हैं। बट बिफोर वी मूव टू द इंट्रोडक्शन, मैं एक बार जो मैंने अभी तक आपको यहाँ पे सिखाया है सब कुछ, उसका रिवीजन, एक हल्का सा रिवीजन अपने यहाँ पे कर ले। तो हमने इस सीरीज में देखा कि हमें कुल मिला के 6 लेक्चर्स हमें यहाँ पे अटेंड करने हैं। 6 लेक्चर में से पहले जो लेक्चर्स थे कुछ वो टास्क रिस्पॉन्स के बारे में थे, जिसको आप टीए या टीआर के नाम से जानते हैं। तो टास्क रिस्पॉन्स के उन लेक्चर्स में हमने देखा कि हमें किस प्रकार जो पूरा टास्क है, सबसे पहले हमें अपने टास्क को पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें टास्क का एनालिसिस करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, और टाइप के आधार पर हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। अच्छा, एक बात और, ये पूरा जो रिव्यू या रीकैप जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रीकैप लगभग 2-3 मिनट चलेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी तीनों जो पार्ट हैं वो देख रखे हैं तो आपको इसकी नीड नहीं है। बट अगर आपने उसको देखे काफ़ी दिन निकाल दिए हैं, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को दोबारा पूरा कंप्लीट देखें, सो दैट आपको ये जो रीकैप है ये समझ आ जाए कि हम कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, हमें कहाँ पे अभी और आगे कितना आगे जाना है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर तक देखा। स्ट्रक्चर के बाद अगला जो पार्ट है दैट इज, हमने उसके बारे में बात की थी आइडियाज़। और आइडियाज़ के बाद मैंने कहा था कि सबसे लास्ट में हमें ओपिनियन, लास्ट जो हमारी 3rd वीडियो आई थी दैट वाज ऑन ओपिनियन की ओपिनियन कैसे डेवलप करना होता है, क्या ओपिनियन किस पक्ष में देना सही है। ओपिनियन करते टाइम, डिसाइड करते टाइम क्या क्या गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत बार टीचर्स भी करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी आज हम ऐसे देखेंगे। बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और जब आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने का मतलब जितना भी कुछ आपको रेकमेंडेड है, जितना भी कुछ मैंने करने के लिए कहा, आपने टास्क का टाइप पहचाना, टाइप के आधार पर आपने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर के आधार पर आपने आइडिया सोचे। 2 आइडियाज आपको हो सकता है एक साइड में चाहिए हो, या फिर हो सकता है कि एक आइडिया आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा टाइप के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपने अपना ओपिनियन सोच लिया। नाउ इट इज़ द टाइम कि अब आप अपना टास्क जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। जब आप अपना टास्क लिखना स्टार्ट करें तो मेक श्योर आप 2-3 बातें अपने दिमाग में रखें। पहला, सबसे ज़रूरी, कि टास्क लिखने के दौरान ये सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए कि उसने कौन सी लाइन में, कौन से पैराग्राफ में क्या नोट करना है, क्या लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। उसको कैसे लिखना है वो हम लिखने के दौरान सोच सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 4 चीज़ों पर आइल्स हमें स्कोर देता है। द फर्स्ट वन इज टीआर, टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड वन इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। ये दोनों हम पहले से सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। ये दोनों हम अपने प्लानिंग के दौरान ही इनको पूरी तरह से डेवलप करके रखेंगे। जब टास्क लिखना है तब ये नहीं सोचना कि मुझे आइडियाज़ क्या देने हैं, उस आइडिया को कैसे एक्सटेंड करना है। एक चीज़ अभी मैंने नहीं पढ़ाई, दैट इज स्ट्रेच ऑफ आइडिया। स्ट्रेच ऑफ आइडिया के लिए एक अलग से मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, 8-10 मिनट की, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी वो। तो स्ट्रेच ऑफ आइडिया आपको समझ आ जाएगा उसमें क्या होता है। तो स्ट्रेच के बिना आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक आइडिया, अभी इंट्रोडक्शन के लिए स्ट्रेच की हमें नीड नहीं है। जब बॉडी पैराग्राफ पढ़ेंगे तब हमें स्ट्रेच चाहिए होगा, तो वो जब बॉडी पैराग्राफ की वीडियो से पहले स्ट्रेच की वीडियो आएगी। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। टीए और सीसी आपका हो गया। नाउ यू हैव 2 पार्ट्स लेफ्ट, एलआर एंड जीआरए। एलआर इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट इज कंसर्न विद समहाउ विद योर वोकैबुलरी, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, आपके कोलोकेशंस कितने अच्छे हैं। एंड जीआरए इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है उसके बारे में बात करता है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को साथ में सोचते हुए चलना है। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ए स्टूडेंट इज कि बच्चा जब टास्क लिख रहा है तो वो ये ना सोचे अगली लाइन में मुझे कौन सी चीज़ को लिखना है, मैं इसको ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि कार चलने से पोल्यूशन होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप ऐसे लिखने वाले हैं कि कार चलने से टॉक्सिक एमिशंस होते हैं और एमिशंस की वजह से पोल्यूशन होता है। दिस इज फिक्स कि कार से एमिशन, एमिशन से पोल्यूशन, ये दो लाइनों में मुझे इसको लिखना है।
आप ये ना सोचने बैठे कि अब इसको क्या लिखूं, कार चलने से क्या होता है। ये अगर आपको सोचना पड़ रहा है लिखने के दौरान, दैट मीन्स कि आपने जो प्लानिंग वाला पार्ट था उसको पूरी तरह से फेल कर दिया। अब आप लिखने के लायक नहीं है। जब आप लिखने के दौरान ये चीज़ें सोचते हैं तो दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा मैस आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। तो ये होना नहीं चाहिए। अब आपको क्या सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे अच्छी वोकैब इसमें यूज करूं, कौन से अच्छे वर्ड्स में यूज कर सकता हूं, या फिर मैं इसको कैसे, दो सेंटेंसेस हैं कि कार से एमिशन, एमिशन से पोल्यूशन, तो मैं कैसे इसको एक सेंटेंस बना सकता हूं, कैसे मैं इसको एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कैसे मैं इसको कंडीशनल सेंटेंस बना सकता हूं। तो ये अगर आप सोचते हैं तो ऐसे में देखिए बहुत हद तक आप पहले से एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत चैनलाइज्ड है, आपको पता है कि आप ऑफ टॉपिक नहीं जाने वाले हैं। द ओनली फोकस दैट यू नीड टू पुट ऑन इज कि आप किस तरह से उसको लिख रहे हैं, कितने अच्छे से आप उसको लिख रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अटेंड दीज 3 लेक्चर, रिमेनिंग 3 लेक्चर, कि आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना कि इसको ये यहाँ पे क्यों आया, आपको केवल इस पे फोकस करना है कि इसको बेहतर ग्रामर के साथ, बेहतर वोकैब के साथ कैसे लिखें। और जब मैं ये कहता हूं तो अक्सर यहाँ पे एक मिसलीडिंग सा स्टेटमेंट हो जाता है, बच्चों को लगता है कि अच्छा मतलब हमें बहुत तगड़ी ग्रामर की आवश्यकता होगी, बहुत तगड़ी वोकैब हमें लिखनी पड़ेगी तब जाके हम अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना इसमें एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में स्कोर उतना ही आपका नीचे जाने वाला है। सो ट्राई करें कि वो नेचुरल हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ वर्ड्स अपने दिमाग में पहले से सोच रखे और आप उन वर्ड्स को वहां पे फिट करने के लिए आप पूरी स्ट्रक्चर की ऐसी तैसी कर रहे हैं, घुमा के ला रहे हैं और उस वर्ड पे ला रहे हैं। एक टीचर जिसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है वो आपके उस वर्ड को पहचान लेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा यहाँ पर सिर्फ इस वर्ड की वजह से उसने पूरा सेंटेंस बनाया। और अगर हम 1-2 साल जिन टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है वो पहचान पाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी आईडीपी का जो एक्सेसर है जिसने ऑलरेडी 20 साल 15 साल से काम किया, तो उसको तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या ठगी की, आप कौन से वर्ड घर से प्लान करके आए, कौन से वर्ड घर से रट के आए। तो मेक श्योर ऐसी मिस्टेक कभी भी ना करें। कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे ये वर्ड फिक्स करना है तो आप समझ ले कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना कोई स्ट्रक्चर फिक्स करनी है और ना ही कोई वर्ड फिक्स करना है, दोनों फिक्स नहीं करने। ऑन द स्पॉट अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो आप उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल लिखें, आप कभी भी 6.5-7 बैंड से नीचे नहीं आएंगे। गलती ना करें, बस सिंपल लिखें, दैट्स इट। तो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे, आज ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि टास्क 2 में इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है टास्क 2 का इंट्रोडक्शन लिखते टाइम। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि टास्क 2 के इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैं रेकमेंड करता हूं कि आप टोटल 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। ऑन एन एवरेज हम पूरे टास्क में, पूरे राइटिंग टास्क 2 में 10 सेंटेंसेस से 12 सेंटेंसेस के बीच में लिखते हैं। उनमें से पहले 2 सेंटेंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों का अपनी अपनी कुछ वैल्यू है, दोनों में अपना अपना एक अलग अलग इनका टारगेट है। तो जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हमें एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करता है कि हमें किसके बारे में बात करनी है। यहाँ पे एक्चुअली में इंट्रोडक्शन है। दिस इज ओनली द फर्स्ट सेंटेंस इज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड सेंटेंस में आप अपना जो प्लान है, जो लेआउट आपने अपने दिमाग में बना रखा है, वो उसके सामने, जो पढ़ने वाला उसके सामने थोड़ा सा उसको लेके आते हैं, रिवील करते हैं कि मैं इस टास्क में, पहली बात तो मैं एग्री में लिखने वाला हूँ या डिसएग्री में, या मैं एडवांटेजेस के पक्ष में जाने वाला हूँ या डिसएडवांटेजेस के पक्ष में, और सबसे बड़ी बात है कि मैं कौन से आइडियाज को भी मेंशन करना चाहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप ये बातें थोड़ा ध्यान से समझे। देखिए इंट्रोडक्शन का मेन जो पार्ट है ये क्या करता है, ये एक तरह से सेट करता है मोमेंटम। जो पहला सेंटेंस है ये आपके लिए मोमेंटम सेट करेगा। मोमेंटम सेट करने का मतलब पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आप कोई अनजान है जिसके पास ये शीट आपकी मान लीजिए हवा में उड़ती हुई आई, तो उसको जब पढ़ेगा तो उसको पता चलना चाहिए। आप कोई भी रीडिंग अपनी पढ़ते हैं तो आपको पहली लाइन से पता चलता है कि ये रीडिंग किसके बारे में होने वाली है। तो सिमिलरली आपका टास्क भी कोई पढ़े, हालांकि आपके असेसर को पता होगा कि आप किसके बारे में लिखने वाले हैं, बट स्टिल दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ राइटिंग एन एसे, कि हम पहली लाइन में उसको जरूर बताते हैं कि हमारा एसे किसके बारे में है। सेकंड जो है, इसी इंट्रोडक्शन का एक और काम होता है कि ये जो ऑफ टॉपिक जाने वाली टेंडेंसी है बच्चों की, उसको भी दूर करता है। आप इसी लाइन में सामने वाले को शो कर देंगे कि मुझे पता है मैं किसके बारे में लिख रहा हूं और मैं बिल्कुल भी ऑफ टॉपिक इस पूरे टास्क में नहीं होने वाला। ये कैसे किया जाता है, आई टीच यू, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं करनी। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सेकंड जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान में हम 2-3 काम करते हैं। फर्स्टली हम इसमें अपना ओपिनियन क्लियरली मेंशन करते हैं। ओपिनियन कह ले या मैं ऐसे लिखूं अगर, तो ये भी ठीक है कि आप उसको अपने सवाल का जवाब देते हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या इसके फायदे नुकसान उससे ज्यादा है, तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा।
अगर पूछा गया इसके क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। जो भी सवाल आपसे पूछा गया यू विल हैव टू आंसर दैट, आपको अपना आंसर इंट्रोडक्शन में बताना है। सेकेंडली आपको अपने आइडियाज को भी थोड़ा सा इसमें मेंशन करना है कि मैं इसमें कौन से आइडियाज लिखने वाला हूं, या मेनली मेरे जो कंसर्न्स हैं वो क्या क्या कंसर्न्स है। किसी बड़े अच्छे एग्जामिनर ने जब हमारी एक ट्रेनिंग सेशन में, आईडीपी के एक ट्रेनिंग सेशन में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा कि इंट्रोडक्शन जो है ना, आपके टास्क का इंट्रोडक्शन, मतलब ये इस लाइन की बात नहीं कर रहा, पूरे दोनों को मिला के, इंट्रोडक्शन ना केवल पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी को शांत करता है, इस लाइन को ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन ना केवल पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी होती है उत्सुकता, उसकी जानने की इच्छा, ना केवल उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करता है बल्कि इंट्रोडक्शन उसकी क्यूरियोसिटी को जगाता भी है। इस बात का क्या मतलब है, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी है कि आपको क्या लगता है, फायदे ज्यादा नुकसान ज्यादा, तो एक सवाल है, तो इंट्रोडक्शन उसके मन की उस क्यूरियोसिटी को शांत करता है। आपने अपना आंसर दे दिया, आपने उसकी क्यूरियोसिटी को शांत किया, पर आपने अपने आइडियाज को मेंशन करके उस क्यूरियोसिटी को जगाना भी है कि इसमें मैं ये वाले आइडियाज को डिस्कस करने वाला हूं ताकि उसको पढ़ने को आगे मिल जाए। अदरवाइज अगर आप सोचें, आपसे सवाल पूछा गया था क्या फायदे क्या नुकसान है, और अगर आप केवल उसका जवाब, सवाल पूछा गया था कि क्या फायदों से ज्यादा नुकसान है या नुकसानों से ज्यादा फायदे हैं, और आपने अगर उस बात का जवाब अपनी सेकंड लाइन में दे दिए यहाँ पे, तो उसके पास कोई रीजन नहीं बचेगा आगे पढ़ने के लिए, उसको जवाब तो मिल गया, तो वो जवाब आगे भी पढ़ना कंटिन्यू करे। दैट इज वाई यहाँ पे आइडिया मेंशन करना जरूरी है। आईडीपी में भी जब कोई ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे, या जो भी ट्रेनर्स भी बहुत ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी पता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि जब भी आप कभी भी टास्क लिखें तो मेक श्योर कि अपने आइडियाज को हल्का सा मेंशन करें। आइडियाज अगर आप मेंशन नहीं कर पाते हैं, कैसे करना है, आई टीच यू, आई शो यू सम एग्जांपल्स, बट अगर आप नहीं कर पाए तो इससे बेहतर एक और चीज हम बात करेंगे जो आज की वीडियो में, दैट इज पेरेंट वर्ड। पेरेंट या फैमिली वर्ड, इसको अलग अलग टीचर्स कहते हैं, तो पेरेंट वर्ड हम ऑक्सफोर्ड में कहते हैं, इसका यूज करें। व्हाट इज दिस पेरेंट वर्ड, विल गेट थ्रू दैट, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं हम इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में अलग अलग। तो फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ, इंट्रोडक्शन मतलब इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का पहला लाइन, या इसको हम अगर अच्छे नाम से बोलें तो हम इसको जनरल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जनरल स्टेटमेंट के बारे में। जनरल स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जहां तक बात है जनरल स्टेटमेंट की, जनरल स्टेटमेंट नॉर्मली हम अपने क्वेश्चन की पहली लाइन को पैराफ्रेज करके, या फिर अगर आपने मेरी पहली वीडियो को अच्छे से देखा था तो आपको भी पता होगा, वहां पर भी हमने एक जनरल स्टेटमेंट पढ़ा था और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पढ़ा था। या फिर आप अगर उस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा तो उस वीडियो में जो पहली दो लाइन है उन दोनों लाइनों को आपस में पैराफ्रेज करके एक तीसरी लाइन आपको डेवलप करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर लिटरल एक आयल्स का भी एक एग्जाम्पल उठा लेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ बातों बातों में एग्जाम्पल देता हूँ, समझना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर जो है अपने मोबाइल फोन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सवाल पूछा गया क्या मोबाइल फोन के फायदे नुकसानों से ज्यादा है, तो उस सवाल का जवाब तो आगे आएगा, लेकिन पहले जनरल स्टेटमेंट को हमें पैराफ्रेज करना पड़ेगा, और मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि आजकल मोबाइल फोन बहुत हद तक बांध के रखता है यंगस्टर्स को, कुछ ऐसा जिसमें मैं वही सेम, देखिए जब अपने बात करें पैराफ्रेज की, तो पैराफ्रेज वर्ड का ही मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्ड्स जो हैं, या फिर ये बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर और वर्ड्स ये तो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो मीनिंग निकल के आता है, मीनिंग हमेशा क्या निकल के आ गया, सेम। क्वेश्चन में कहा आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए विदेश जाके रहते हैं। मेरा पैराफ्रेज क्या बनेगा कि विदेश जाना आजकल पढ़ने और काम करने के लिए एक बड़ा कॉमन ट्रेंड बन चुका है। तो कुछ ऐसा थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ वर्ड्स भी चेंज कर देंगे, कुछ अगर आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कर दें या फिर दो सेंटेंसेस को मिला के एक बना दें तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो चीज है इसमें हमने एक चीज नोटिस की, ऑक्सफोर्ड में हमने इसको नोटिस किया कि जब भी आप ऑक्सफोर्ड में बच्चे, हमने बहुत सारे बच्चों को जब देखा कि वो टास्क लिखना शुरू करते हैं तो हमने देखा कि अक्सर बच्चे यहां पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। टास्क को शुरू करना, किसी बड़े महान इंसान ने कहा था कि अगर आपने पहला स्टेप कॉन्फिडेंटली उठा लिया तो दैट मीन्स कि आपकी आधी मंजिल तक पहुंचने का सफर जो है वो पूरा हो चुका है। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल काम है, उसके बाद दिक्कत नहीं आती। तो वो पहला कदम थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने के लिए हम ऑक्सफोर्ड में क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ फिक्स फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये सारा सफर जो है पैराफ्रेज करने का थोड़ा सा इजी हो जाए। फ्रेजेस से मेरा तात्पर्य क्या है, कुछ वर्ड्स जैसे इट, मैं कुछ लिख देता हूं आपको उससे समझ आ जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है वैसे,
बट जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में है अभी, तो उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। और यकीन मानिए कि इसको लिखवाने से पहले और इसको लिखवाने के बाद हमने बहुत बड़ा चेंज देखा है। पहले जहां पर 70 to 80% बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट होते थे टास्क लिखने में, अब वहां पर ये रेशियो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। 80% बच्चे अपना टास्क लिखना शुरू कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनको बस ये पता होता है कि इट इज सर्टेनली ट्रू लिखना है एक बार, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या बनता है। और वहां से खेल ऐसा चलता है कि पूरा टास्क लिख के वो दम लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इवन मैं अपील करूंगा जो टीचर्स भी अगर कोई ये देख रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर ये थोड़ी सी एक हेल्प कर दें कि आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी ये हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको एक पुश बैक मिल जाए, एक पुश मिल जाता थोड़ा सा। और ये जो हेड स्टार्ट है ये उनको आगे जाके काफी मदद करता है। बच्चा समय वेस्ट नहीं करता सोचने में कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। इट इज सर्टेनली ट्रू दैट, या फिर एक और है, देयर इज ए नोशन दैट, ये सब आपको दिख जाएंगे। खासतौर पे जो बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं तो उनको ये डेफिनेटली रेगुलर टाइम इंटरवल पे दिखते रहते हैं। देयर इज ए नोशन दैट, या फिर बात करें तो इसके अलावा दिख जाता है देयर इज ए recommendation that और एक फाइनल है जिसमें हम कहते हैं पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ओपिनियंस। स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा माफी, बट आप चेक कर लेना। People are divided into different opinions regarding। तो आगे इनके आगे अभी ये खत्म नहीं है, इनके आगे कंटिन्यू करना, सबके आगे सेंटेंस अभी कंटिन्यू चलेंगे, बट वो क्या करना है वो थोड़ा समझाता हूं मैं कैसे करना है। सो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो मैंने 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं। दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स जहां से आप अपना टास्क शुरू करेंगे। इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो पहले इन चारों में फर्क समझते हैं और फिर देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इन चारों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि सबसे पहले अपने लास्ट से स्टार्ट करते हैं, वहां से समझाना इजी होगा। पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ओपिनियन अपने उन केसेस में यूज करते हैं जब मुझे ऐसा दिखता है कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं, या फिर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये बेहतर अप्रोच है, कुछ लोग मानते हैं कि ये बेहतर अप्रोच है। ऐसा नॉर्मली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को अच्छे से देखा तो आपको पता होगा, टाइप के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी। तो ऐसा नॉर्मली डिस्कशन टाइप के क्वेश्चंस में होता है। डिस्कशन में 2 व्यूज दे रखे होते हैं, पहला व्यू एंड सेकंड व्यू, दोनों व्यू होते हैं। तो डिस्कशन टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर आपको दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल बिलीव दैट बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी टॉट इन सेपरेट स्कूल्स एंड अदर्स बिलीव दैट दे शुड बी टॉट इन सेम स्कूल्स। तो यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ माइंडसेट आ गए ना, 2 अलग अलग माइंडसेट वाले पीपल आ गए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कहते हैं साथ में पढ़ाओ, कुछ कहते हैं अलग अलग। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग को एजुकेशन या रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां से एक ट्रेंड सेट हो जाता है, पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। और मैं एक सबसे बड़ा फायदा कि बच्चे को काफी देर तक ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं पहला अक्षर क्या लिखूं। नॉर्मली बच्चे बड़ा डरते हैं कि पहले अक्षर से ही जैसे, पहले वर्ड से ही जैसे इंप्रेशन पड़ जाएगा और शायद वहीं पे बैंड स्कोर डिसाइड होगा, जो नहीं होता, हम सबको पता है। लेकिन एग्जाम में जो प्रेशर है वो प्रेशर हमसे वो काम करवा देता है जो शायद हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में लिखना स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी राहत है कि मैंने चलो शुरू तो कर दिया, अब आगे मैं अपने आप देखूंगा। तो पीपल आर डिवाइडेड तब यूज करें जब आपको 2 सेपरेट ओपिनियन, कुछ लोग कहते हैं कि विदेश जाके पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में रह के पढ़ें। तो पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग प्लेस ऑफ एजुकेशन। कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ ऐसा जो जिसमें दोनों बोन ऑफ कंटेंशन जो है उसको मेंशन करें। सेकंड, देयर इज रिकमेंडेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई सलाह दे रखी हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि म्यूजिक को बैन कर देना चाहिए। जैसे मान लो कहा जाता है कि वॉयलेंट म्यूजिक जो है वो आजकल यंगस्टर्स को क्या करता है, क्राइम की तरफ लेके जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट कि गवर्नमेंट शुड बैन म्यूजिक। शुड जहां पे आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो वहां पे समझ लेना कि रिकमेंडेशन लिखने का टाइम आ चुका है। लेकिन इस एक लाइन में दोनों बातें साथ में करनी है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट है कि म्यूजिक, वॉयलेंट म्यूजिक जो है वो क्राइम को बढ़ाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस वजह से ये रेकमेंडेड है या पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बैन दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो शुड आ गया। अब आपको इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। जैसे देयर इज रिकमेंडेशन दैट वॉयलेंट म्यूजिक शुड बी बैन्ड बिकॉज इट प्रमोट्स वॉयलेंस इन यंगस्टर्स। तो थोड़े वर्ड आप बाद में सोचेंगे, वर्ड अपनी और अच्छे सोचेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। रिकमेंडेशन तब आएगा जब कोई सलाह दी जाए। जैसे सलाह आ जाती है कि टैक्स को गवर्नमेंट मानती है, कुछ लोग मानते हैं कि टैक्स को बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए, टैक्स शुड बी वेव्ड ऑफ।
कुछ लोग मानते हैं कि ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो शुड आ गया, या फिर आता है सम सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो शुड आ गया। तो इन दैट केस हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देयर इज रिकमेंडेशन दैट दिस शुड बी डन बिकॉज ऐसा 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 करके है। फिर दूसरी लाइन में मैं बोलूंगा हाउ आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो बात की बात अभी सीखेंगे उसको। इसके बाद दो बचते हैं जी, तो एक है देयर इज ए नोशन दैट, और एक है इट इज सर्टेनली ट्रू। आप यकीन नहीं मानेंगे, ज्यादातर केस में हम सर्टेनली यूज करेंगे वैसे, बट इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि देयर इज अ नोशन दैट और सर्टेनली। नोशन अपने तब यूज करते हैं जब हमें किसी का एक व्यू पॉइंट हमें मिल जाता है कि किसी ने अपने मन की बात कही है, उसको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जाके पढ़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, डू यू एग्री और डिसएग्री। अब फॉरेन जाके पढ़ना अच्छा है ये कहीं पे साबित नहीं हुआ, ये जस्ट एक माइंडसेट है, तो इसके बारे में हमें अपना ओपिनियन देना है, किसी का माइंडसेट है और हमें उसके ऊपर कमेंट करना है कि मैं एग्री करता हूँ या डिसएग्री, तो ऐसे केस में मैं देयर इज अ नोशन का इस्तेमाल करता हूँ। या फिर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा माना जाता है कि पोल्यूशन बढ़ने का मेन कारण जो है ना वो कार्स का ज्यादा बढ़ना है, हमारे समाज में कारों का नंबर बढ़ रहा है, दैट इज वाई पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप भी सहमत करते हैं? ऐसा सवाल आ जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि फॉरेन जाके पढ़े, तो देयर इज अ नोशन दैट, कि मैं अभी कमेंट मेरा बाद में आएगा कि मैं एग्री करता हूँ डिसएग्री, लेकिन हाँ एक कथन है, एक समाज में एक स्टेटमेंट चल रहा है, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो देयर इज अ नोशन दैट से स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ नोशन दैट द मेन रीजन ऑफ लीडिंग या इंक्रीजिंग पोल्यूशन इज द हाइटनिंग कार ओनरशिप, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। इट इज सर्टेनली ट्रू दैट, ऑन द अदर हैंड आप तब यूज करते हैं जब आपको कुछ ऐसी बात दे दी जाए जो फैक्चुअल है। जैसे उसने कहा कि पिछले कुछ दशकों में गांवों से उठकर बहुत सारी पॉपुलेशन शहरों की तरफ मूव कर रही है। अब इसमें किसी के मन की बात नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी सी ऑन एवरीडे बेसिस, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ जी, ये कुछ ऐसा जो कि एक फैक्ट है, जो कि बिल्कुल रजिस्टर्ड है, जो कि बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज सर्टेनली ट्रू दैट। ये अक्सर मैंने देखा इट इज सर्टेनली ट्रू तब यूज होता है जब कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में भी आ जाता है कि आजकल बच्चे ऑनलाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये एक फैक्ट है, ये किसी की सोच नहीं है। लेकिन अगर वो कहे बच्चे अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, डू यू एग्री, तो ये अब एक सोच है, ये कोई फैक्ट नहीं है। कोई प्राइवेसी के लिए करता होगा, कोई किसके लिए करता होगा। आई होप आपको सेपरेट ये डिफरेंस पता चल गया होगा। इन दोनों में मेन कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, ये ध्यान से समझना। इट इज सर्टेनली ट्रू दैट प्रॉब्लम सोल्यूशन के केस में आता है कुछ ऐसा जब हमें कोई एक फैक्ट दे दिया जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट इज गिवन, और देयर इज अ नोशन तब यूज करते हैं जब हमें किसी के दिल की बात, कोई स्टेटमेंट हमें दे दिया जाए। ये मैंने देखा नॉर्मली एग्री डिसएग्री में ज्यादा, एग्री डिसएग्री टाइप में ये ज्यादा यूज होता है, तो स्टेटमेंट कह लें, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी के दिल की फीलिंग जो है वो गिवन होती है, तो उसको हम देयर इज अ नोशन से लिखते हैं। रिकमेंडेशन भी एग्री डिसएग्री में ही आता है, लेकिन इसमें बस इतना फर्क है कि इसमें कोई सजेशन दे रखा होता है। सजेशन देने के लिए अक्सर शुड का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक, हालांकि मैं इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता कि आप वर्ड्स देख के डिसाइड करें, लेकिन एक जस्ट शॉर्टकमिंग है इस एग्जाम की, जिसमें मैंने अक्सर देखा कि बच्चे पास ही होते हैं ऐसे करके, आप ये यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये डिस्कशन के लिए है। कईयों के मन में आ रहा होगा सर एडवांटेज आउट हुए डिसएडवांटेज रह गया, तो जब आपको समझ ना आए तो ट्राई करें कि ऊपर वाले दोनों में से, इट इज सर्टेनली ट्रू दैट में से या देयर इज अ नोशन में से ही आएगा। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ये देख लें कि दिल की आवाज है किसी की या फिर कोई फैक्ट है जो कि हम सब जानते हैं। तो फैक्ट है तो भैया ऊपर वाला, और दिल की आवाज है तो नीचे वाला। फिर भी ना हो पाए तो मेक श्योर कि उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और मैं ट्राई करूंगा कि उसको जितना अच्छे से इलेबोरेट कर पाए उतना अच्छे से उसी कमेंट के रिप्लाई में इलेबोरेट कर दूंगा। बाकी हो जाएगा अगर आपने अच्छे से समझा तो। सो आपको करना क्या है, वापस चलते हैं पिछले पेज पे। आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको मोमेंटम सेट करने के लिए इन लाइनों से शुरू करना है, इन फ्रेजेस से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद पैराफ्रेज कर देना है। पैराफ्रेज में ध्यान रखें कि क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पहले जितना भी कुछ आपको बताना है वो सब कुछ इसी लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि आजकल पुराने समय से चलता आ रहा है महिलाएं बहुत पीछे रहती हैं समाज में और पुरुष आगे रहते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि महिलाओं के लिए भी 50% सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं के लिए 50% सीट्स रिजर्व कर दें। डू यू एग्री डिसएग्री, कुछ ऐसा पूछा गया। तो देखो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है
कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज रिकमेंडेशन दैट महिलाओं के लिए 50% सीट्स जो हैं 50% या हाफ ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर फीमेल एज फीमेल हैव बीन फेसिंग दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं थोड़ा सा भी देखो अपने वर्ड्स पे जब अपने लिखेंगे तो और बेहतर सोचते जाएंगे। हम डेली क्लास में लिखते भी हैं तो हमने आपने देखा होगा कि हम फिर जब आप ये पकड़ लेते हैं कि हमें क्या लिखना, तो फिर आप कैसे के ऊपर फोकस करते हैं, फिर आप वोकैब के ऊपर फोकस करते हैं। तो इन दैट केस खेल काफ़ी आसान है, बहुत ईजी हो जाता है। अभी हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी। हमारा अभी प्राइमरी जो टारगेट है वो ये समझना है कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो आप धीरे धीरे अपने लेवल पे उसको इम्प्रूव करेंगे। एक लाइन खत्म करने के बाद आप दूसरी लाइन में आते हैं, तो दूसरी लाइन में हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरी लाइन का मतलब हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन का आंसर प्लस आइडियाज को मेंशन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें हमें 3 काम करने हैं, समझिए। ओपिनियन देना है, आइडियाज को मेंशन करना है, और साथ में हमें सीसी के लिए, सीसी में एक वर्ड आता है कोहेजन और एक आता है कोहेरेंस। तो कोहेरेंस के लिए एक टर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे। मैं अभी एक बार पहले समझा दूं अच्छे से, फिर आपको ज्यादा बेहतर मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा तो उससे ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। थर्ड जो टर्म है उसका बेसिकली मतलब ये कि हमें फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ये ना भूलें कि आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन है और इसके ठीक बाद BP1 की पहली लाइन आएगी। तो 2 पैराग्राफ की 2 लाइनें वीडियो में देखें, इधर ये पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन और ये अगले पैराग्राफ की पहली लाइन, इनमें आपस में कनेक्शन अगर नहीं हुआ तो सीसी पिट जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसको लिखने का एक सर्टेन वे है, आप मन में जो आए वैसे लिख रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको लिखने के लिए अगर आप थोड़ा सा लग रहा है कि मैं पहले वाले के ऊपर काम करना चाहता हूं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़े 1-2 एग्जांपल उसके करके देख लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो इजीली आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार इसके ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। इसको लिखने के 2-3 अलग अलग वे हैं और वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिंगल साइडेड पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, तो उसके लिए इसको, ये जो दूसरी लाइन है, इसको लिखने का तरीका अलग है। अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन कंपैरिजन जिसमें आपको 2 साइडेड आंसर देना है बट विदाउट या विद ओपिनियन, चलिए कर लिए, विद ओपिनियन देना है। और तीसरा और आखिरी, कुछ केस में आपको 2 साइडेड ही आंसर देना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, बट अब की बार विदाउट ओपिनियन आएगा। तो ये कैसे होता है, ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अभी समझेंगे अपने। चलिए, सबसे पहले सिंगल साइडेड क्या होता है, 2 साइडेड क्या होता है, पहले ये समझते हैं। विद ओपिनियन, विदाउट ओपिनियन आपको समझ आ जाएगा बड़ी इजीली, पर पहले सिंगल और 2 साइडेड क्या है, मल्टी साइडेड क्या है। सिंगल साइडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप पूरा ऐसे एक ही साइड में लिखते हैं। जैसे एग्री डिसएग्री की स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा ध्यान से देखो, सेकंड वीडियो इस पूरी सीरीज की। एग्री डिसएग्री में हमें, अगर आपने एग्री मन में सोच लिया तो आपको पूरा टास्क एग्री में ही लिखना। BP1 में भी एग्री, BP2 में भी एग्री, और अगर आपने डिसएग्री सोचा तो BP1 में भी डिसएग्री, BP2 में भी डिसएग्री। क्लियर है ना? तो वो सिंगल साइडेड है। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि डू यू बिलीव इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट अगर कभी पूछा जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम पॉजिटिव के 2 आइडियाज लिख के बता देंगे कि या दिस इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, और वाइस वर्सा हम नेगेटिव के 2 आइडिया बता के ये बता देंगे कि दिस इज कंप्लीटली ए नेगेटिव डेवलपमेंट। तो ये भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंगल साइडेड है। 2 साइडेड जिसमें दोनों बॉडी पैराग्राफ जो हैं वो अलग अलग ऑपोजिट बनेंगे। जैसे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो BP1 में क्या आएगा, फायदे, BP2 में क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस। तो 2 साइड होगी वहां पे, 2 साइडेड है। ठीक है। इसी तरह से डिस्कशन क्वेश्चन में भी 2 साइडेड होता है। डिस्कशन में क्यों 2 साइडेड हुआ, क्योंकि डिस्कशन में कहा जाता है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो बोथ व्यू 1 इज 1 साइड, व्यू 2 इज सेकंड साइड, तो 2 व्यू तो 2 साइड होगी वहां पे। प्रॉब्लम में भी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी कोज और सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, तो कोज अलग लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन अलग लिखना पड़ेगा। दैट मींस कि 2 साइड है वहां पे भी। वो 2 साइड जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऑपोजिट होंगी, पर 2 साइड है। और सिंगल साइडेड में एक ही साइड में दोनों तरफ आपको लिखना पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से क्लियरली समझ आ चुका होगा कि सिंगल साइडेड। मैं एक बार टाइप के आधार पे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप इज एग्री डिसएग्री, ऑलवेज सिंगल साइडेड होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलवेज टू साइडेड होगा। उसमें बस वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले को छोड़ के आप आइडिया वाली स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा। थर्ड प्रॉब्लम सोल्यूशन है टू साइडेड। क्वेश्चन मैट्रिक कुछ नहीं पता, क्वेश्चन मैट्रिक में कैसा सवाल पूछा जाएगा। अगर एक ही सवाल पूछा गया तो सिंगल साइडेड होगा, दो सवाल हैं तो टू साइडेड होगा, मल्टी साइडेड हो जाएगा। फिफ्थ आता है डिस्कशन टाइप। डिस्कशन हमेशा टू साइडेड रहेगा। अब विद ओपिनियन विदाउट ओपिनियन का क्या पंगा है? जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि डिस्कस बोथ व्यू, तो इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ये टू साइडेड है लेकिन विदाउट ओपिनियन है। और अगर कहा डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो आपकी बारी ये क्वेश्चन टू साइडेड है लेकिन विद ओपिनियन आया, क्योंकि ओपिनियन मांग लिया आपसे। इसी तरह से सवाल आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये टू साइडेड है लेकिन विदाउट ओपिनियन। आपसे नहीं पूछा कि कौन ज्यादा है, आपसे बस इतना पूछा गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस BP1 एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट, अगर पूछा जाए डू यू बिलीव द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, नाउ अब ये दो साइडेड है और साथ में विद ओपिनियन है, तो ये टू साइडेड विद ओपिनियन आ गया। क्वेश्चन मैट्रिक आएगा तो उसका कुछ पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन जब भी आएगा तो टू साइडेड होगा विदाउट ओपिनियन, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ओपिनियन नहीं पूछा जाता। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पिन करता हूँ। एंड अब थोड़ी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ध्यान से समझने की ट्राई करते हैं कि कहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर हमें यूज करनी है। ईजी है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करके समझ लें। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया तो आगे जाके कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, दैट्स माई प्रॉमिस। सिंगल साइडेड जब आपसे पूछा जाए तो आप अपनी दूसरी लाइन की, इंट्रोडक्शन की दूसरी लाइन की शुरुआत हमेशा बिकॉज से करेंगे। और इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। बिकॉज से स्टार्ट करते हुए, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। बिकॉज से स्टार्ट करते हुए आप यहां पे अपने आइडियाज को मेंशन करेंगे। फिर कोमा आएगा। आइडियाज एक से ज्यादा ही आएंगे, सिंगल साइडेड है तो दो आइडिया देने पड़ेंगे, है ना, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, जब आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। और इसके बाद आपको लिखना है ओपिनियन। ओपिनियन लिखने का मतलब, मैं देखो ओपिनियन भी लिख सकता हूं, या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं। इसी को अगर मैं दोबारा से आपके सामने लिखूं तो शायद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। ओके, कॉपी नहीं हुआ, चलिए इट्स ओके। तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, बिकॉज ऐसा ऐसा है, कोमा आई बिलीव दैट, या आई एग्री दैट, आई डिसएग्री दैट, कुछ भी आ सकता है। और जो भी आप बिलीव करते हैं वो आगे लिख देना। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ आ, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मोबाइल फोन को स्कूल में बैन कर देना चाहिए, तो मैं कहूँगा क्योंकि मोबाइल फोन बच्चों की हेल्प करता है एंड एक्यूरेट नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, आई बिलीव दैट मोबाइल फोन बैन नहीं होना चाहिए। बिलीव की जगह पे डिसएग्री आ सकता है, आई डिसएग्री दैट मोबाइल फोन बैन होना चाहिए। डिसएग्री तो इससे करेंगे ना कि बैन होना चाहिए, तो मैं डिसएग्री करता हूँ होना चाहिए। या आई बिलीव भी अच्छा है। तो मैं एक एग्जांपल, मोबाइल फोन वाला एग्जांपल उठा लेते हैं अपने। मोबाइल फोन के बारे में बात हो रही है, तो मान लीजिए मैं लिखूंगा कि बिकॉज, हमेशा बिकॉज से स्टार्ट करता हूं मैं। और पैरों में कई बच्चे गलती करते हैं, बिकॉज के यहाँ पे पैरों में कोमा लगा देते हैं। ये मूर्खता कभी मत करना, कहीं कोमा नहीं आएगा यहाँ पे। जहां पे कोमा आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। बिकॉज मोबाइल फोन, अब देखो मान लो मैं मोबाइल फोन के पक्ष में हूं तो मैं उसके फायदे बताऊंगा। बिकॉज मोबाइल फोन्स प्रोवाइड अनलिमिटेड, ये मेरे आइडियाज हैं अब जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो है कि आइडिया नॉलेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, एंड सेफ्टी, मान लो दूसरा आइडिया की सेफ्टी होती है, अपने इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। कोमा आई बिलीव दैट इट शुड नॉट बी, जो भी आपसे पूछा गया इसके बारे में, बैंड इन स्कूल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अभी देखे कईयों के मन में आएगा सर स्कूल में सेफ्टी कैसे आ गया। मुझे पता है आपका मन करेगा उंगलियां उठाने का, बट ध्यान रखें कि मेरा ये काम है, मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। अभी मेरा फोकस बिल्कुल टास्क अचीवमेंट के ऊपर नहीं है, मेरा फोकस बिल्कुल वोकैब के ऊपर नहीं है। अगर वोकैब के ऊपर होता तो मैं प्रोवाइड की जगह कुछ अच्छा वर्ड ढूंढता, मैं अनलिमिटेड की जगह अच्छा वर्ड ढूंढता, नॉलेज की जगह अच्छा वर्ड ढूंढता, सेफ्टी की जगह अच्छा वर्ड ढूंढता, बैंड की जगह बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं मेरे पास, स्कूल की जगह बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं।
बट मैं वो नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको समझाने के, अभी केवल वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, क्या लिखना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाउ पे आएंगे तो तब अपने देख लेंगे, वो क्लास में अपने डेली करते हैं, तब आप देखते हैं कि क्या करते हैं अपने। तो ये स्ट्रक्चर है जब हमें एक साइड में क्वेश्चन मिले लिखने के लिए। अगर टू साइडेड आए तो टू साइडेड में कभी भी बिकॉज से स्टार्ट करके काम नहीं चलेगा। इन दैट केस वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल्दो, तब हमें ऑल्दो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये टू ऑप्शंस, ऑल्दो से भी कर सकते हैं एंड इवन दो से भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऑल्दो से करके दिखा देता हूं। ऑल्दो, और यहां पे हमें लिखनी है ऑपोजिट, देखिए विद ओपिनियन है तो ऑपोजिट साइड, कॉमा माई ओपिनियन बिकॉज माई साइड। अभी समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा, आई टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी। तो ये है हमारी दूसरी लाइन का पैटर्न, अगर हमें टू साइडेड में विद ओपिनियन लिखना पड़े तो। बड़ा इजी सा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले, जैसे इसमें ग्रीन कलर में इलेबोरेट किया तो आई इलेबोरेट इट, थोड़ा सा मैं इलेबोरेट और कर देता हूं। जैसे मैं ऐसा लिखूंगा, ऑल्दो, अब देखो सेकंड साइड का मतलब हो गया, देखो ओपिनियन का मतलब हमेशा जब भी ओपिनियन दो साइड आएगी तो दो में से एक साइड मुझे पकड़ के रखनी पड़ेगी कि भैया अंकल जी ये मेरी साइड है। मैं मानता हूं कि विदेश जाके पढ़ना अच्छा है, विदेश और घर पे रह के पढ़ने में से। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर। मैं मानता हूं कि ऑफलाइन का, कोई भी आप माने, कुछ भी मानेंगे, एक चीज तो पकड़ेंगे ना कि हाँ मैं तो इसके पक्ष में हूं, तो जो दूसरा बचा हुआ पक्ष है दैट इज सेकंड साइड, और आप जिसके पक्ष में है दैट इज यूअर साइड, माई साइड आप उसको बोलेंगे, वो मेरी साइड है। तो यहां पे आप लिखेंगे आई बिलीव दैट, अब यहां पे कुछ भी आ सकता है, आई बिलीव दैट मोर फायदे हैं, आई बिलीव दैट मोर डिसएडवांटेजेस हैं। क्यों है, तो यहाँ पे आई बिलीव दैट के बाद आप अपना ओपिनियन मेंशन कर देंगे कि मुझे ऐसा लगता है, और क्यों लगता है उसके लिए आपको जो आइडिया देने हैं, अपने पक्ष में भी आइडिया दोगे तो वो आइडिया यहाँ पे मेंशन करोगे, बिकॉज ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो साइड की बात करनी, दो साइड के आइडियाज की बात करनी है। जहाँ पे वन साइड टू साइड लिखा है वहाँ पे आइडियाज हैं वो। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। एक एग्जांपल, मान लीजिए सवाल आया कि मोबाइल फोन जो है यही मान लो बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अब की बार ये नहीं आया कि एग्री डिसएग्री, अब की बार क्वेश्चन आया कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन पर बैन होना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन पर बैन नहीं होना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमें टू साइडेड क्वेश्चन चाहिए, तो ये डिस्कस बोथ व्यू की वजह से टू साइडेड हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ऑल्दो, अब देखो मैं मान लो बैन नहीं करवाने के पक्ष में हूं, मैं मानता हूं कि बैन नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि दिस इज योर कंक्लूजन पैराग्राफ एज वेल। जो मैं अभी सिखा रहा हूं ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है। कईयों को लगेगा सर इंट्रोडक्शन, नहीं 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 बेटा, इंट्रोडक्शन भी है, इंट्रोडक्शन का दूसरा लाइन है, और यही सेम, सब कुछ सेम डिट्टो, यही उठा के कॉपी पेस्ट करना है अपने कंक्लूजन में, यही करना है, बस वर्ड्स चेंज कर देना थोड़े। यही आपका इंट्रोडक्शन की दूसरी लाइन है और यही आपका लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन भी है। ये $1,000,000 सेंटेंस है जो हम लिख रहे हैं, यही जान है राइटिंग की, आप कह सकते हैं। पूरी राइटिंग में 2 सेंटेंसेस आएंगे जिसके ऊपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा बैंड्स को डिपेंडेंट है, एक ये, एक आगे अभी आएगा, मैं सिखाऊंगा, आई टीच यू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। सो एक बार लंबी सांस लेते हैं और दोबारा से करते हैं। सिंगल साइडेड आया, वन साइडेड आया तो बिकॉज से स्टार्ट करना है, टू साइडेड आया तो ऑल्दो से स्टार्ट करते हुए पहले दूसरी साइड की आइडियाज देंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑल्दो, अब देखो मैं उसके खिलाफ बात करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो बैन के खिलाफ जाना नहीं है, तो ऑल्दो मोबाइल, मुझे तो बैन के खिलाफ जाना, मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे पता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, और जब लगे कि कंफ्यूजन हो गया वीडियो को वापस लेके जाएं, रिलैक्स होकर सीखें। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, मैं बहुत बार ये चीजें बोल चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, तो मैं सही बोल रहा हूँ, शब्दों को ध्यान से सुने। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ। ऑल्दो मोबाइल फोन्स लीड टू, देखो नुकसान क्या है, एक तो है हेल्थ इश्यूज एंड दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, मान लो। अब ये नुकसान वाले पॉइंट है जो कि लोग इसके खिलाफ देते हैं। अब मैं अपनी बात करूंगा, आई बिलीव दैट दे आर, दे, अब देखो ओपिनियन क्या है मेरा, दे शुड नॉट बी बैंड,
आई बिलीव दैट दे शुड नॉट बी बैंड। क्यों नहीं होने चाहिए? बिकॉज दे प्रोवाइड, हाँ जी, क्या प्रोवाइड करते हैं अभी बताया था, अनलिमिटेड नॉलेज एंड सेफ्टी। थोड़ा वैसे सेफ्टी एंड अनलिमिटेड नॉलेज लिखे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है अनलिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड ही सेफ्टी है, तो थोड़ा ये भी देखो, अभी लिखने का तरीका भी थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, बट मोर और लेस दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। अब आपको शायद समझ आया होगा। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा एक बार इसको एक पेन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो यहाँ से लेकर लिखा, ऑल द मोबाइल फोन लीड टू हेल्थ इश्यूज एंड डिस्ट्रैक्शन, ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है, इससे पहले ये जितना भी लिखा हुआ है सारा, ये है दूसरी साइड के आइडियाज। मोबाइल फोन के नुकसान बता रखे हैं, पर मैं अंकल जी मतलब पढ़ने वाले अंकल जी, मैं मोबाइल फोन के बैन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये मेरा ओपिनियन आ गया। आई बिलीव मोबाइल फोन शुड नॉट बी बैंड। क्यों है मेरा ओपिनियन, ये मैंने यहाँ पे लिखा, बिकॉज दे प्रोवाइड अनलिमिटेड। ये मेरे आइडियाज आ गए। सो पहले आया सेकंड साइड, मतलब ऑपोजिट साइड, फिर आई बिलीव दैट में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, और फिर मैंने बिकॉज करके उसमें लिख दिया कि क्यों मेरा ओपिनियन ये है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। होप आपको समझ आया होगा, इजी है। तो अब मान लो कोई और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो फॉरेन जाके पढ़ना, होम कंट्री में पढ़ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑल्दो फॉरेन एजुकेशन। मान लो मैं होम में रहने के पक्ष में, तो मैं पहले फॉरेन की बात करूंगा, जिसके खिलाफ है पहले उसकी बात करनी। ऑल्दो फॉरेन एजुकेशन में एक्सपोजर मिलता है, बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, कोमा आई बिलीव स्टडिंग एट ओन कंट्री होम कंट्री इज बेटर, क्योंकि अब होम कंट्री के फायदे बता देंगे, इसमें सेफ्टी है, ये है, वो जो भी है वो बता देना। आइडियाज तो सोच रखे हैं पहले, वही आइडियाज को मेंशन करना बस यहाँ पे। और अगर आप मान लीजिए कि कोई बच्चा फॉरेन के पक्ष में है, तो वो कैसे बताएगा, ऑल्दो होम कंट्री में रहने से बंदे को सेफ्टी मिलती है और बंदा कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहता है, कोमा आई बिलीव फॉरेन जाके पढ़ना बेहतर है, क्योंकि इससे ना केवल बंदा नई स्किल सीखता है। अब देखो क्योंकि आ रहा है ना, तो क्योंकि जगह बिकॉज आ जाएगा, ना केवल बंदा नई स्किल सीखता बल्कि ये भी सीखता। तो दो बातें वहां पे मेंशन होगी। ये वो चीज़ है जो मैं पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ, और ये वो चीज़ है जो कभी धोखा नहीं देती। बड़ा इजीली आप ये सीख सकते हो और बड़े इजीली आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी से खत्म करते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखो, जब टू साइडेड विदाउट ओपिनियन आ जाए तो बहुत आसान काम है। आपको केवल यही चीज को दोबारा लिखना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सबको, ऑल कॉपी, और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही सब कुछ तो दोबारा लिखना है। कलर चेंज करते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद। बस मुझे यहाँ पे देखो, क्योंकि ओपिनियन नहीं पूछा तो मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना, तो मैं सीधा ये सब कुछ काट दूंगा और मैं सीधा लिखूंगा ऑल्दो ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा ऐसा ऐसा। तो टू साइडेड विदाउट ओपिनियन। अब देखो माई साइड नहीं आएगा, यहाँ पे एक जगह पे आ जाएगा वन साइड, क्योंकि माई तो तब बनी थी जब मैंने किसी के पक्ष ले लिया था। जब तक पक्ष नहीं लिया तब तक तो वो किसी का भी नहीं है। सही है। तो मैं एग्जाम्पल को भी दोबारा से, मैं इसी एग्जाम्पल को कॉपी करके आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूं कि मैं अगर इस एग्जाम्पल को कैसे करूंगा, लिखूंगा अगर तो मान लीजिए मुझे यहां पे एग्जाम्पल लिखना होता, तो बस मुझे पैराग्राफ जो बीच वाला है इसको हटाना पड़ेगा। देखो मैं क्या हटा रहा हूं, थोड़ा सा नोटिस कर ले इसको। आई बिलीव दैट दे शुड नॉट बी बैंड बिकॉज, मैंने अपना ओपिनियन तो देना नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। मैं सीधा लिखूंगा कि ऑल्दो मोबाइल फोन्स लीड टू हेल्थ इश्यूज, हालांकि मोबाइल फोन हेल्थ इश्यूज लेके आते हैं, कॉमा दे प्रोवाइड अनलिमिटेड नॉलेज एंड सेफ्टी। मान लो पेपर में सवाल आया मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान बताओ, तो मुझे ओपिनियन तो बताने की जरूरत नहीं, मैं क्या बताऊंगा, मोबाइल फोन ये करता है लेकिन ये नुकसान है। दैट्स इट। जब आपने इतना लिख लिया तो याद रखें कि यही आपका कंक्लूजन पैराग्राफ भी है। कंक्लूजन पैराग्राफ के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं आ रही है। ये जो स्क्रीनशॉट है, इसी स्क्रीनशॉट को हम कंक्लूजन पैराग्राफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस आप केवल इतना ध्यान रखें कि जब कंक्लूजन पैराग्राफ के लिए यूज करें तब आप इन वर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि बिकॉज की जगह पे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो बिकॉज की जगह पे आपको क्या लिखने को मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं, देख लेना। बिकॉज की जगह पे लिखा जा सकता है सिंस। अरे क्या हो रहा है, सिंस, ठीक है।
एंड सिमिलरली ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ऑल्दो की जगह पे, अब देखो कंक्लूजन में सेम यही लाइन लिखनी है, तो ऑल्दो की जगह पे स्ट्रक्चर सेम रखनी है, ऑल्दो की जगह पे क्या आ जाएगा, इवन दो वर्ड होते हैं, इवन दो लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, इन कंक्लूजन कोमा इवन दो सेकेंड साइड कोमा आई बिलीव दैट माई साइड। सही है जी। एंड सिमिलरली यहां पे भी देखो बात तो एक ही ना, ऑल्दो तो इवन दो ही बनेगा, इवन दो लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं। इसी तरह से बिकॉज की जगह पे अगर कुछ और यूज करना पड़े तो एज भी लिखा जा सकता है, जैसे एज मोबाइल फोन्स प्रोवाइड अनलिमिटेड नॉलेज एंड सेफ्टी आई बिलीव दैट इट शुड नॉट बी बैंड। अब मोबाइल फोन्स था तो इट नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी ग्रामेटिकल, इट की जगह दे शुड नॉट बी बैंड आना चाहिए था, क्योंकि मोबाइल फोन्स है एक से ज्यादा, ऐसी गलतियां होती हैं। इसीलिए एक लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज हाउ टू री रीड, या हाउ टू, इसको कुछ और भी कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, पर हम देसी हिंदुस्तानी तो हम इसको री रीडिंग कहते हैं। री का मतलब दोबारा, रीडिंग का मतलब पढ़ना। सो थैंक यू वेरी मच, खत्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी हो चुकी वीडियो ऑलरेडी। इस वीडियो में हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखना सीखा। इंट्रोडक्शन में 2 ही सेंटेंसेस बनाने हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला सेंटेंस बनाएंगे जिसमें मोमेंटम सेट, अब देखो सब कुछ हुआ ना, देखो एक बार ऑफ टॉपिक नहीं गए, पता चल गया उसको हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड, अपने ओपिनियन भी दिया, आंसर भी दिया, और साथ में अपने आइडिया भी लिख दिए। कईयों के मन में आएगा अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन हो तब क्या करना है, तब प्रॉब्लम ऐसे लिखेंगे कि ऑल्दो समस्या इस वजह से पैदा होती है, कोमा ऐसा ऐसा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ओपिनियन देना नहीं है, उसमें ओपिनियन कभी भी नहीं पूछा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ ना आए कुछ भी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के कमेंट में हमें वो पक्का बता रहे हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।